हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मजे में हैं? आई होप कि आप मजे में हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन का बच्चों जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा वेक्टर एनालिसिस। बच्चों, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, पिछले कई सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, कई हजार बच्चे मैंने पढ़ा दिए, तो मैंने देखा है कि वेक्टर नाम आते ही बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है वो वेक्टर। और आपने भी फील किया होगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं अब 11th में, तो आपने भी फील किया होगा। और जो कोई 12th वाला बच्चा देख रहा है तो वो तो फील नहीं, पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहा होगा वेक्टर को, कि वो जहां जहां वेक्टर आ रहा होगा उसे थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि यार फिजिक्स इसी की वजह से टफ होती है, वेक्टर की वजह से। लेकिन आपको सरप्राइज होगा जानकर कि वेक्टर की जो कॉन्सेप्ट है, वेक्टर की जो कॉन्सेप्ट है वो बनाई ही इसलिए गई थी कि फिजिक्स इजी हो जाए। यकीनन आप यकीन करिएगा, वेक्टर की वजह से फिजिक्स आसान और मजेदार होती है। अगर वेक्टर नहीं होता तो जो जिस फिजिक्स को हम इतनी सी बुक में लिख रहे हैं वो बुक, फिर वो जो बुक है वो इतनी बड़ी होती। मानिए इस बात को। मींस वेक्टर फिजिक्स को कॉम्पैक्ट कर देता है, वेक्टर फिजिक्स को कॉम्पैक्ट कर देता है, छोटा कर देता है, तो इजी कर देता है। तो वेक्टर बहुत मजेदार टॉपिक होता है बच्चों, बहुत इजी टॉपिक होता है, बशर्ते अब वो टफ क्यों लगता है बच्चों? टफ इसलिए लगता है कि हमने वेक्टर, स्केलर, इन कॉन्सेप्ट्स को फील के साथ नहीं पढ़ा है। हमने क्या रट लिया है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर। मतलब जहां जहां वेक्टर स्केलर आते गए हम उनको रटते चले गए कि हाँ भाई ये वेक्टर है, ये स्केलर है। कभी सोचा ही नहीं हमने कि यार फोर्स वेक्टर क्यों होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, सर को कैसे पता चल गया कि वेलोसिटी वेक्टर है, सर को कैसे पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, सर को कैसे पता चल गया कि टेम्परेचर स्केलर होगा। कभी ये सोचिएगा, जिस दिन आप वेक्टर को इस तरह से, वेक्टर और स्केलर की कॉन्सेप्ट को इस तरह से फील करके, मतलब आपकी जो इनर वॉइस है वो कहे आपसे कि हाँ ये वेक्टर होगा, ये स्केलर होगा, तो समझ जाना उस दिन आपको वेक्टर और स्केलर फिर जस्ट ए गेम आपके लिए क्या हो जाएंगे, वो एक गेम की तरह हो जाएंगे, कुछ नहीं है फिर उनमें। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमें वेक्टर को क्या है, वेक्टर और स्केलर की कॉन्सेप्ट को फील करना है बच्चों, ठीक है। मतलब मैं आज के इस लेक्चर में, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है मेरा, मुझे नहीं पता 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा या 20 मिनट का होगा, लेकिन इससे ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन ये मेरा दावा है कि आज आपको वेक्टर और स्केलर की इस छोटे से लेक्चर में फील देकर जाऊंगा। आप फील करने लगेंगे कि हाँ ये वेक्टर और स्केलर क्या चीज है और कैसे पता चलता है कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बात से कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सबको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। स्केलर हो सकती है, या वेक्टर हो सकती है कोई क्वांटिटी, या फिर टेंसर हो सकती है। तो टेंसर बियॉन्ड आवर स्कोप है, तो टेंसर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो हायर लेवल पर पढ़ाई जाती हैं। तो हमारे काम की जो क्वांटिटीज हैं वो 2 हैं, स्केलर और वेक्टर। अब बच्चों हम सबने क्या रट रखा है कि जैसे स्केलर क्वांटिटी का नाम आता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। रट लिया हमने। अरे भाई आपको कैसे पता चल गया कि इस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है? हमें ये फील करना है। वेक्टर का नाम आते ही ऐसी क्वांटिटी जिनमें सब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अरे हमें वही तो नहीं पता कि आपको ये कैसे पता चल गया कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। पॉइंट की बात है, समझ रहे हैं आप? तो आज बच्चों पता चल जाएगा कि कैसे पता चलता है, कैसे हमारी फील आती है हमको। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर्स की। तो बच्चों बात ये आती है कि स्केलर क्वांटिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होगी,
मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होगी, है ना, वो जो आप सदियों से जो रटते आ रहे हैं थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब है बच्चों के इफ वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इफ वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्वांटिटी बाय नोइंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी क्वांटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको उसके मैग्नीट्यूड से ही हो रही है, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि इन विच डायरेक्शन, तो समझ जाओ वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपको फील कराता हूं। जैसे सपोज कीजिए हम कहते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब कैसे स्केलर क्वांटिटी है? तो ऐसे स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे फील कीजिए कि सपोज कीजिए आपके फादर घर आते हैं और घर आकर आपसे कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारा एडमिशन एक नए स्कूल में करवा दिया है और आप उस स्कूल में पैदल जाया करेंगे। तो आप पूछेंगे कि तो पापा कितनी दूर है वो स्कूल? जाहिर सी बात आपका अगला क्वेश्चन यही होगा, क्योंकि पैदल की कह रहे हैं, तो आप पूछेंगे कितनी दूर है वो स्कूल? पापा ने कहा कि वो स्कूल घर से 30 किलोमीटर दूर है, 30। तो जैसे ही पापा ने कहा कि वो 30 किलोमीटर दूर है, तो आप तुरंत आपके मुंह से क्या निकलेगा? पापा इतनी दूर डेली मैं पैदल जाऊंगा, पैदल आऊंगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। मतलब आपको ये पूछने की जरूरत पड़ी थी कि 30 किलोमीटर वो स्कूल घर से किस डायरेक्शन में है, वो इधर है या इधर है या इधर है या इधर है, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 30 किलो जस्ट 30 क्या है? मैग्नीट्यूड। आपको केवल मैग्नीट्यूड पता चल गया और आपके पूरी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ गई कि भैया मेरे घर से स्कूल बहुत दूर है और मुझे पैदल जाना है। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो किस डायरेक्शन में, तभी आपके दिमाग में ये क्लियर होगा कि यार 30 किलोमीटर इधर है, अच्छा तो फिर तो इतना होगा, और अगर 30 किलोमीटर इधर है तो फिर कुछ और होगा। नहीं, आप 30 किलोमीटर इधर जाएं या इधर जाएं, 30 किलोमीटर तो इन ऑल डायरेक्शन से इक्वल ही होगा। तो आपको ये, तो आप क्या कहेंगे? पापा इतनी दूर, ठीक है। दूसरा केस, पापा कहते हैं कि भाई आपका एडमिशन इस साल हमने नए स्कूल में करा दिया है और आप पैदल जाया करेंगे। तो आप पूछेंगे कि पापा स्कूल कितनी दूर है? तो आप कहेंगे कि अरे यार 500 मीटर दूर है घर से। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, 500 मीटर तो कोई ज्यादा नहीं है, वॉकिंग हो जाएगी मेरी, मैं पैदल चला जाया करूँ। 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर, जस्ट हाफ किलोमीटर। तो आप समझ गए मैग्नीट्यूड से, अरे थोड़ी सी दूर स्कूल है मेरा। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको जस्ट उसका अगर मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो पूरा फिगर उसका माइंड में आ जाता है कि हाँ कितना दूर कितना पास। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही कि वो किस डायरेक्शन में है। दूसरा एग्जांपल, टेम्परेचर। तो जैसे अभी हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है साहब, बहुत जोर की गर्मी हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हमारे रिलेटिव हैं और वो किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं और वहां कड़ाके की ठंड है, सपोज वहां बर्फ पड़ रही है। तो फोन आया उधर से, बोले और साहब कैसे हैं, क्या हालचाल, ठीक है। तो और आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है? तो हम बोले कि भैया यहाँ तो जो है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, खूब अच्छी खासी गर्मी हो रही है। आपने उनसे पूछा कि और आपके यहाँ मौसम के क्या हाल है? करे यार यहाँ तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, बर्फ पड़ रही है। तो जैसे उन्होंने कहा 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमें फोन पर ही ठंड लगने लगेगी। 2 डिग्री सेल्सियस से पूरा फिगर दिमाग में बन गया कि वहां क्या माहौल हो रहा होगा, कितनी ठंड हो रही होगी। क्या हमें ये पूछने की जरूरत पड़ेगी कि जिस देश में आप रह रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है? जब तक हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, हमको क्लियर नहीं होगा कि 2 डिग्री सेल्सियस क्या है। 2 डिग्री सेल्सियस जस्ट मैग्नीट्यूड, और टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड पता चलती हमें पूरी इंफॉर्मेशन हो गई कि हाँ हम समझ गए भाई कि वहां पर जो ठंड है वो कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त, हाँ या ना? ठीक है। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, है ना? अब कैसे फील करते हैं, देखो टाइम स्केलर क्वांटिटी कैसे।
अब जैसे सपोज कीजिए कोई आप एल्बम देख रहे हैं, ठीक है, तो घर में एल्बम होती है ना, काफी पुराने पुराने फोटो होते हैं, तो आप फोटो देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पापा दादी दादाजी जो भी जिसके साथ देख रहे हैं कि ये किसका फोटो है, तो बेटा ये तो बहुत पुराना फोटो है, आज से 30 साल पहले का फोटो है। 30 साल क्या है टाइम, 30 ईयर्स, 30 साल पहले का फोटो है, तो आप कहेंगे इतना पुराना फोटो, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन होगा कि ये तो फोटो बहुत पुराना है, बहुत पहले का फोटो है ना। आपने एल्बम में कोई नया फोटो देखा, आप बोले मम्मी ये कब फोटो आ गया, बोले अभी बेटा 3 दिन पहले खिंचवाया था, ये 3 दिन पहले, मतलब बहुत नया फोटो है। आर यू गेटिंग और नॉट? कहने का मतलब जैसे अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप 3 दिन में अमीर बन जाएंगे, 3 दिन, बोले अरे यार 3 दिन मतलब बहुत कम टाइम है, मतलब परसों में अमीर बन जाऊंगा, अरे यार बड़ा मजे आ गए। आपसे कोई कहे कि भाई आप 300 साल बाद अमीर बनेंगे, 300, बोले यार 300 साल किसने देखे किसने नहीं देखे, 300 साल बाद तो कितनी जनरेशन आ जाएंगी, समझ रहे हैं आप? तो टाइम का जस्ट मैग्नीट्यूड पता चलने से ही आपको क्या पता चल रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन पता चल रही है। क्या आपको ये पता चलेगी, क्या आपको ये पूछने की जरूरत पड़ेगी, सोचिएगा खुद, कि अगर वो कह रहा है कि भाई आप 300 साल बाद अमीर बन जाएंगे, तो आपको ये पूछने की जरूरत पड़ेगी कि भाई किधर, ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में? खुद सोचिए इनर वॉइस से, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें केवल मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए टाइम का। उस टाइम से ही हमें पता चल जाता है कि ये कितना पुराना, ये कितना नया, या अभी ये चीज हमसे कितनी आगे है या कितनी पीछे घटना हुई है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको किसी क्वांटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन, किसी क्वांटिटी का पूरा आभास जिसे कहते हैं, फील कहते हैं, वो केवल मैग्नीट्यूड से पूरी इंफॉर्मेशन माइंड में आ रही है, तो समझिएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपने अपने दोस्त को फोन किया, बोले और भाई कहाँ पर है, आपका दोस्त बोला भाई मार्केट हूँ, और मार्केट में क्या कर रहा है, कि कुछ नहीं चीनी लेने आया था। तो उसने कहा, आपने पूछा कितनी चीनी ली है भाई, बोला कुछ 5 kg ली है, 5 किलोग्राम। तो जैसे ही उसने 5 किलोग्राम आपसे फोन पर पूछा, कहा ना, तो आपके दिमाग में 5 किलो की पॉलीथिन आ जाएगी लटकी हुई उसके हाथ में। बोले अच्छा 5 किलो चीनी। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम मार्केट में कौन सी डायरेक्शन में हो, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, 5 kg रहेगा। वो पॉलीथिन आपके दिमाग में रहेगी कि 5 किलो चीनी इतनी है। समझ रहे हैं आप? क्लियर? तो बच्चों ये थी स्केलर की फीलिंग। तो स्केलर क्वांटिटी आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो एक और चीज, इट इज स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाय अ सिंगल नंबर अलोंग विद द यूनिट। स्केलर क्वांटिटी को आप केवल एक नंबर से विद यूनिट डिनोट करते हैं। जैसे 5 kg, तो जस्ट एक 5 नंबर है, kg उसकी यूनिट है। 300 मीटर, 300 एक नंबर है, मीटर उसकी यूनिट है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस, 30 उसका नंबर है, डिग्री सेल्सियस उसकी यूनिट है। क्लियर? तो स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द रूल्स ऑफ सिंपल अलजेब्रा। रूल्स ऑफ सिंपल अलजेब्रा, जो अभी तक हम अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, 2 और 2 4 ही होगा, 5 और 5 10 ही होगा, 5 into 5 25 ही होगा, है ना, 10/5 2 ही होगा। तो ये होता है सिंपल अलजेब्रा। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिंपल अलजेब्रा से होगा। कहने का मतलब 5 kg प्लस 5 kg बच्चों 10 kg ही होगा। 5 kg प्लस 5 kg 10 kg ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। 5 into 5 25 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। समझिएगा इस बात को। तो सिंपल अलजेब्रा के रूल को वो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है साहब, ठीक है। ये थी हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी पर। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब बच्चों, जैसे यहां हमें पूरी इंफॉर्मेशन किससे मिल रही थी, मैग्नीट्यूड से। वेक्टर के केस में एक और चीज आ जाती है, हमें तब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी जब तक हमें मैग्नीट्यूड ना पता हो और डायरेक्शन ना पता हो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज हमारे पास नहीं है तो हमारा मन, हमारा माइंड खुद कह देगा कि भाई इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हो पा रही है, पिक्चर पूरी मन में, दिमाग में नहीं बन पा रही है, ठीक है।
तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जिस एग्जाम्पल मतलब जो कहते हैं ना कि पोजीशन, और पोजीशन बोले तो फादर ऑफ ऑल वेक्टर्स मींस पोजीशन अगर एक वेक्टर है तो बाकी वेक्टर हैं। पोजीशन अगर वेक्टर है तो बाकी वेक्टर हैं। वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये हम कहते हैं ये वेक्टर हैं। ये तभी वेक्टर हैं जब पोजीशन वेक्टर है। अगर पोजीशन वेक्टर नहीं होता, अगर पोजीशन वेक्टर नहीं होती तो दुनिया में वेक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि पोजीशन फादर ऑफ ऑल वेक्टर होता है, फादर ऑफ ऑल वेक्टर्स होता है। पोजीशन वेक्टर है तो बाकी सब वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर नहीं होती तो कोई भी वेक्टर नहीं होता, फिर हर क्वांटिटी स्केलर होती बच्चों। तो आज इसे समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर कैसे है, ठीक है, और मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कैसे मांग रही है पोजीशन, ये समझना है हमें। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि आप अपने अपने स्कूल को सोचिएगा और अपने अपने जो फिजिक्स वाले टीचर हैं उनको मन में सोच लीजिएगा, ठीक है। अपने अपने स्कूल में जो भी आपके फिजिक्स के टीचर हैं उनको मन में ले आइए। तो वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्लास में और अचानक से आपसे बोले कि भाई आज हम शाम को आपके घर आएंगे। तो आप बोले सर ठीक है आ जाइएगा, मोस्ट वेलकम। आपने सर से कहा सर ठीक है आप घर आ जाइएगा, मेरा घर यहां से 1 किलोमीटर दूर है। आपने बस सर को इतनी इंफॉर्मेशन दी, मेरा सर ने आपका घर नहीं देखा, रेस्ट्रिक्शन, सर ने आपका घर नहीं देखा, आपके घर के एड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता है। तो सर से आपने क्या कह दिया कि सर मेरा घर यहां से 1 किलोमीटर दूर है, और आप इतना कह के अपने घर आ गए। सर ने भी आगे कुछ पूछा नहीं। अब छुट्टी के बाद सर जो है तैयार हुए कि भाई चलो घर चलते हैं। अब सोचिएगा क्या सर वाकई पहुंच जाएंगे आपके घर? नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि सर को इतना तो पता है कि मुझे इस पोजीशन से उस पोजीशन तक 1 किलोमीटर चलना है, लेकिन किधर चलना है भाई ये नहीं पता उन्हें। क्योंकि 1 किलोमीटर तो इधर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। तो सर बोले यार अब कैसे जाएं? सर नहीं जा पा रहे। दूसरे दिन फिर पहुंचे आप स्कूल। जब दूसरे दिन फिर स्कूल पहुंचेंगे, सर बोले कि यार कल तुमने हमको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, समझ ना। अगले दिन किसी दूसरे बच्चे से पूछ बैठे वो बच्चे कि हाँ भाई शाम को हम आपके घर आएंगे। दूसरा बच्चा बोला सर आ जाइएगा। तो आपने सर को बताया कि सर मेरा घर यहां से स्कूल से इधर, मतलब आपने डायरेक्शन बताई इधर है, आप शाम को आ जाइएगा, ठीक है। छुट्टी के बाद जब सर चलने को हुए तो बोले यार इधर घर बता के गया था, है ना। अब इधर तो कहीं तक भी हो सकता है, इधर 100 मीटर डिस्टेंस पर भी हो सकता है, 500 मीटर पर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कहीं भी हो सकता है बच्चे का घर। अब मैं कहां तक जाऊंगा? मुझे तो यही नहीं पता, इतना पता है कि बस इधर चलना है। कितना चलना है? कितना कितना बोले तो मैग्नीट्यूड। सर को मैग्नीट्यूड नहीं पता, सर को मैग्नीट्यूड नहीं पता, डायरेक्शन तो पता है। क्या पहुंच जाएंगे घर? नहीं पहुंच पा रहे। कहने का मतलब पहले केस में सर को यह पता था कि 500 मीटर चलना है। कितना चलना है? 500 मीटर। मैग्नीट्यूड पता था, लेकिन किधर चलना है डायरेक्शन नहीं पता थी। दूसरे केस में किधर चलना है ये पता है, लेकिन कितना चलना है ये नहीं पता। तो कहने का मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपके पास दोनों चीजें हों, कितना चलना है और किधर चलना है। मतलब आपको देखिए, खुद फील कीजिए, पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाना था, जब तक एक दोनों चीज नहीं पता चली, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हुई, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हुई। तो मतलब जहां ऐसी फीलिंग आए कि यार कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है, पूरी जानकारी नहीं हो रही,
मतलब ना हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल जाए तो मैं फिर इसके घर चला जाऊंगा और फिर शाम को चाय पी के आऊंगा इसके घर। समझ रहे हैं आप? तो वो जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई तो तीसरी बार में बोले हाँ भाई सर पूरा एड्रेस दो भाई। बोले सर मेरा घर यहां से 500 मीटर दूर है स्कूल से और इधर है। तो आपने उन सर को दोनों चीजें बता दी कि इतना चलना है आपको और इधर चलना है। तो फिर सर शाम को जरूर चाय पीने पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो वेक्टर अपने आप फील आ गई बच्चों, अपने आप फील आ रही है। मैंने क्या कहा, ये मत रटो दो जो क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो जो क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड। अरे यार क्या मतलब है बनता है? अरे फील करो ना, क्यों मैग्नीट्यूड मांग रही है केवल, क्यों वो डायरेक्शन भी मांग रही है? वो चीज फील करो तो आपको मजा आ जाएगा कि आप जब समझने लगेंगे ना कि ये क्यों है वेक्टर, मुझे ये पता है कि ये वेक्टर क्यों है। तो पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और पोजीशन बच्चों अगर वेक्टर है तो बाकी जितने भी वेक्टर आपने सुन रखे हैं ना वेक्टर क्वांटिटी, वो सब वेक्टर हैं। और अगर पोजीशन वेक्टर नहीं होता ना तो फिर कोई वेक्टर नहीं होता। इतना समझ लीजिए। अब देखिए कैसे, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपर होमोजेनिटी पढ़ रखा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला एंड सेम नेचर। या यूं कहिए कि अगर हम वेक्टर में से वेक्टर घटाएंगे या वेक्टर में वेक्टर ऐड करेंगे तो हमको वेक्टर ही मिलेगा। स्केलर में स्केलर ऐड करेंगे या स्केलर में से स्केलर घटाएंगे तो हमको स्केलर ही मिलेगा। पक्का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इस बात को सिद्ध कर जाऊंगा कि अगर पोजीशन वेक्टर है तो बाकी वेक्टर हैं। आज के बाद आप वेक्टर और स्केलर को रटेंगे नहीं, ठीक है? तो बच्चों एक चीज देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, होता है नहीं होता? ठीक है। अब अभी मैंने आपको ये प्रूव किया है कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी, ये पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पोजीशन अगर वेक्टर है तो वेक्टर में से बच्चों वेक्टर घट रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि वेक्टर ही मिलना चाहिए। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटाते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो वेक्टर में से वेक्टर घटाया तो वेक्टर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लॉजिकली। हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो बच्चों वेलोसिटी डिफाइन की जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टाइम मैंने अभी बताया था स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और नीचे टाइम क्या है? स्केलर, तो केवल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, है ना? मान लो डिस्प्लेसमेंट है आपका 10 ईस्ट में, ठीक है, टाइम है 2 सेकेंड, तो 2 पंजे 10। तो क्या जो रिजल्ट आया वो 5 मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन आया, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन 5 ईस्ट। इसका मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर है, समझ रहे हैं? और वेलोसिटी वेक्टर है तो फिर एक्सीलरेशन वेक्टर है, क्लियर? और एक्सीलरेशन वेक्टर है तो फिर फोर्स वेक्टर होगा। ये अभी रूल पढ़ेंगे हम लेक्चर बाई लेक्चर कि मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा। समझ रहे हैं आप? लॉजिक ये समझिएगा कि स्टार्टिंग कहां से हुई? पोजीशन से। तो इनिशियल वेक्टर तो पोजीशन ही हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए पोजीशन स्केलर होता, पोजीशन अगर स्केलर होता तो स्केलर में से स्केलर घटाते तो स्केलर मिलता, मतलब डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता। डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता तो वेलोसिटी स्केलर होती, वेलोसिटी स्केलर होती तो एक्सीलरेशन स्केलर होता, एक्सीलरेशन स्केलर होता तो फोर्स स्केलर होता। मतलब फिर तो चेन बन गई, फिर सब स्केलर ही होते। क्लियर है? तो if we have a complete information of a quantity by knowing both magnitude and direction, if any one of them is not known, अगर उनमें से कोई भी एक नहीं पता है हमें, we do not have complete information and follow law of vector addition। ये और एक कंडीशन होती है बच्चों इसमें, and follow law of vector addition, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती हो तभी वो क्वांटिटी क्या होगी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर?
दे डू नॉट फॉलो सिंपल एल्जेब्रा। सिंपल एल्जेब्रा को फॉलो नहीं करते वेक्टर। कहने का मतलब जैसे सपोज कीजिए 7 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो फोर्स एक बॉडी पर लगे हुए हैं, तो उन दोनों का सम 2 न्यूटन भी हो सकता है, 12 न्यूटन भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे 7 और 5 2 कैसे हो जाएगा, और 2 न्यूटन से लेकर 12 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। तो यही तो मजेदार बातें हमें पढ़नी है कि कब 7 और 5 वेक्टर के केस में 2 होगा, और कब 7 और 5 12 होगा, और कब 2 और 12 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यही तो मजेदारी है वेक्टर की, यही तो सीखना है हमें, ठीक है ना। एंड वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर वेक्टर्स। सिमिलर वेक्टर से मतलब फोर्स में आप फोर्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी में आप वेलोसिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब वेलोसिटी में मोमेंटम ऐड कर देंगे हम, दोनों वेक्टर हैं दोनों को, नहीं 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 नहीं, मोमेंटम में आप मोमेंटम को ही ऐड कर सकते हो। आर यू गेटिंग और नॉट? क्लियर? सो इन राइटिंग, वन मोर थिंग, इन राइटिंग मतलब जैसे हम लिखते हैं कि भाई सिंबल देते हैं, तो इन राइटिंग हम जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं हमारे ABCDEFG, उनसे वेक्टर को डिनोट करेंगे और उन लेटर के ऊपर एक एरो बना देते हैं। तो अगर किसी लेटर के ऊपर एरो बना हुआ है, F, A, B के ऊपर एरो बना हुआ है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? जैसे फोर्स, तो F और F के ऊपर हमने बना दिया एरो। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो A और उसके ऊपर बना दिया हमने एरो। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है B, उसके ऊपर हमने एरो लगा दिया, तो वेक्टर। तो राइटिंग में हम अल्फाबेट से और उस अल्फाबेट के ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो। ग्राफिकली बच्चों किसी वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं। किससे? एरो से, तीर, है ना, एरो से। और उस एरो में 2 पार्ट होते हैं बच्चों। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बच्चों हेड, और इस पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों टेल। वेक्टर का हेड जिधर होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताता है। क्या? डायरेक्शन। जैसे ये वेक्टर आपका इधर है, इट मींस ये +x कहिए या ईस्ट कह लीजिए कि ये ईस्ट डायरेक्शन में है, तो जिधर हेड होगा वेक्टर का वो डायरेक्शन। और वेक्टर एरो की जो लेंथ होती है बच्चों, एरो की जो लेंथ होती है वो लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। तो लेंथ जितनी ज्यादा, लेंथ मान लीजिए ये लेंथ है केवल, तो हम कहेंगे कम लेंथ है, मतलब कम मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इतनी लेंथ है तो ज्यादा लेंथ हो गई, मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। तो एरो की लेंथ जितनी ज्यादा होगी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा। लेंथ कम, मैग्नीट्यूड कम। तो हेड क्या देगा? डायरेक्शन, और एरो की लेंथ क्या देगी? मैग्नीट्यूड। क्लियर है बच्चों? तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैंने स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको बताया है। आई होप कि आपको स्केलर और वेक्टर्स की फीलिंग आई होगी अच्छे से। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने कितने टाइप के, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा और आपने फील किया होगा कि क्या वेक्टर होता है और क्या स्केलर होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।